हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खोटा क्लासेस बाय एम के पांडे। तो हम लोग आज यहाँ पे धातु और अधातु का रासायनिक अभिक्रिया को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने धातु के रासायनिक गुणधर्म के बारे में देखा था और ये देखे थे कि धातु जो है वायु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है और इसी में हम लोग कुछ चीजों को देखे थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे है बात करते हैं कि धातु जो होती है वह अम्ल के साथ, किसके साथ? धातु जो होती है वह अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे करती है, ठीक है, या अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। अच्छा, अम्ल भी क्या होना चाहिए? तनु होना चाहिए। तनु का मतलब क्या हो गया? डाइल्यूट। क्या हो गया? डाइल्यूट। ठीक है, तो अगर हम लोग धातु को तनु अम्ल के साथ मिलाएं तो क्या होगा? ठीक है, तो यहां पे एक चीज हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि जब हम लोग धातु को तनु अम्ल के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है। तो यहां पे लवण, देखिए यहां पे अगर हम लोग मिला दिए तो क्या बनेगा? लवण बनेगा। और क्या निकलेगा? लवण के साथ आपको यहां पे एक हाइड्रोजन गैस भी बनकर निकलता है। हाइड्रोजन गैस बनकर निकलेगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहां पे देखते हैं, उदाहरण के साथ समझते हैं कि धातु जो होती है वो कैसे अभिक्रिया करेगी तनु अम्ल के साथ। तो हम लोग बात करते हैं यहां पे जिंक का। जिंक आपका एक मेटल है, यानी कि धातु है, Zn, और इसको हम लोग क्या करते हैं? तनु अम्ल यानी कि तनु HCl, ठीक है, HCl के साथ हम लोग क्या करते हैं? इसका अभिक्रिया करवाते हैं। तो फिर क्या होगा? ये साल्ट निर्माण करेगा, यानी कि नमक बनेगा। ये क्या हो गया? जिंक, है ना। और जिंक हम लोग किस में लेंगे? सॉलिड में लेंगे। और जब लेते हैं तो ये क्या बना लेता है? जिंक क्लोराइड बना लेगा, ZnCl2 बना लेगा, और यहां से क्या निकल जाएगा? H2 गैस निकल जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देख रहे होंगे कि ये जो हम लोगों ने डाइल्यूट HCl लिया था, ये तनु लिया था, यहां पे ये देख रहे थे कि हाइड्रोजन, अगर हमारा प्रोडक्ट की ओर देखें तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है? 2 है। वहीं पे Cl क्लोरीन कितना है? 1 है। सॉरी, प्रोडक्ट में 2 है। और यहां पे अगर हम लोग रिएक्टेंट में देखते हैं तो क्लोरीन की भी संख्या 1 है और हाइड्रोजन की भी संख्या 1 है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? यहां पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तनु में हम लोग क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में, यानी कि अभिकारक और उत्पाद के तरफ, दोनों की तरफ में तत्वों की संख्या जो होती है वो क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग आयरन का अभिक्रिया करवाते हैं, वहीं पे अगर हम लोग आयरन Fe को अगर हम लोग HCl के साथ अभिक्रिया करवा दें तो यहां पे भी क्या बनेगा? आयरन क्लोराइड, यानी कि बन जाएगा FeCl2 बन जाएगा। अच्छा, ये जो बना ZnCl2 ये आपका एक्वस बनेगा, और यहां पे ये जो H2 है, हाइड्रोजन जो बन रहा है, ये आपका गैस है। ठीक है, उसी प्रकार जब हम लोग आयरन को लेते हैं तो आयरन भी आपका क्या होगा? ठोस में होगा, और HCl क्या होता है? ये आपका एक्वस होगा। ठीक है, और जब ये हम लोग अभिक्रिया करवाएं आयरन को, आयरन में हम लोगों ने जब ये अम्ल को मिलाया, कैसा अम्ल? तनु अम्ल को मिलाया, तो ये क्या बना दिया? आयरन क्लोराइड बनाया। ठीक है, क्या बना दिया? आयरन क्लोराइड। क्या बना दिया? आयरन क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस आपका यहां से निकल जाएगा। अगर हम लोग देखें तो यहां पे प्रोडक्ट के साइड में क्लोरीन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या 2 है, लेकिन रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक में जब देखते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या 1 है और क्लोरीन की संख्या 1 है।
इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और ये क्या निकला आपका, हाइड्रोजन बना। क्या निकल गया, हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए यहां पे देख लिया कि धातु को जब हम लोग तनु अम्ल के साथ मिलाते हैं तो क्या मिल गया, लवण और हाइड्रोजन गैस मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या होता है कि अगर हम लोग लें, अगर हम लोग लेते हैं कि अगर हाइड्रोजन गैस निकलने की जो मतलब इसका फॉर्मेशन जो होता है, जो सबसे ज्यादा बबल बनता है, उस सबसे ज्यादा बबल कहां पे बनेगा, तो वो बनेगा सबसे ज्यादा कहां पे, मैग्नीशियम के पास। अगर मैग्नीशियम को हम लोग तनु अम्ल में डालते हैं तो सबसे ज्यादा बबल किसके पास बनेगा, मैग्नीशियम के पास। उसके बाद किसके बाद बनेगा, एल्युमिनियम के पास। उसके बाद किसके पास बनेगा, एल्युमिनियम के पास। उसके बाद किसके पास बनेगा, जिंक के पास। ठीक है, उसके बाद जिंक के पास, और उसके बाद किसके पास बनेगा, आयरन के पास। तो ये आप जो देख रहे हैं ये आपका मतलब अरेंज किया गया है, किस आधार पर, ये अरेंज किया गया अभिक्रियाशीलता के आधार पर। यानी कि यहां से जो बुलबुले बनने की दर जो होती है, हाइड्रोजन गैस जो सबसे ज्यादा निकलता है वो कहां पे निकलेगा, मैग्नीशियम में निकलेगा। उसके बाद कहां पे निकलेगा, एल्युमिनियम में निकलेगा। उसके बाद कहां पे निकलेगा, जिंक में, और फिर आयरन में। मतलब सबसे ज्यादा निकल गया आपका मैग्नीशियम में और सबसे कम निकल गया आयरन में। ठीक है, तो ये आपका अभिक्रियाशीलता कर्म जो है ये घटते कर्म के आधार पर है। वहीं पे अगर हम लोग देखते हैं, अगर ये मेटल जो है HNO3 के साथ अगर अभिक्रिया करे, किसके साथ, HNO3 के साथ। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कोई भी धातु है और वह डाइल्यूट यानी कि HNO3 के साथ अभिक्रिया करे, HNO3 के साथ अभिक्रिया करे, ये भी कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, तनु होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, तनु होना चाहिए। तो ये क्या देगा, तो ये बनाता है आपका धातु लवण बनाएगा, धातु लवण बनाएगा। और इसके साथ क्या बनेगा, या तो ये बना लेगा आपका नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है, तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड किस रूप में बनेगा, या तो ये बन जाएगा N2O के रूप में बनेगा, या तो ये बनेगा NO के रूप में, या तो ये बनेगा NO2 के रूप में। ठीक है, ये 3 रूप में बनता है। किस किस रूप में बन गया, तो इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, है ना। नाइट्रोजन का किसी भी ऑक्साइड में ये बन जाता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के रूप में ये बनता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के किसी भी ऑक्साइड के रूप में ये हमारा बन जाएगा जब हम लोग HNO3 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो। ठीक है, अब क्या है, अच्छा ये कैसे, ये इसलिए होता है कि जब यहां पे क्या देखते हैं कि जब ये आपका नाइट्रिक अम्ल के साथ यानी कि HNO3 के साथ जब ये ट्रीट करता है, HNO3 के साथ जब ये ट्रीट करता है, तो यहां पे क्या होता है कि ये इसलिए होता है कि क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग, मतलब कह सकते हैं कि ये आपका सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है ये, प्रबल ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक है। और इस कारण से क्या होता है कि प्रबल ऑक्सीकरण से क्या होता है कि यहां से जो, इससे जो H2 निकलता है, ये जो H2 निकलता है, ये वहां से जो H2 निकलेगा, इसके साथ जो भी धातु रहेगा उसके साथ जो अभिक्रिया करता है, तो जो H2 निकलता है, H2 को क्या कर लिया जाता है, ऑक्सीकृत कर लिया जाता है। H2 को क्या कर लिया जाता है, ऑक्सीकृत करता है। क्या कर लेता है, ऑक्सीकृत कर लेता है। और जब ऑक्सीकृत कर लेता है तो ये किस में परिवर्तन हो जाता है, ये परिवर्तन हो जाता है H2O, यानी कि किस में परिवर्तन हो जाता है, जल में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है,
नाइट्रोजन के किसी भी ऑक्साइड के रूप में बन जाता है, यानी कि या तो NO के रूप में, या तो NO2 के रूप में, या तो N2O के रूप में, किसी में भी या बन जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग देखते हैं तो याद रखिएगा कि HNO3 कैसा ऑक्सीकारक है, ये प्रबल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और H2 यहां से क्या करता है, H2 को ऑक्सीकृत कर लेता है, और ऑक्सीकृत करके ये क्या बना लेता है, जल बना लेता है। ठीक है, और नाइट्रोजन के किसी भी ऑक्साइड में ये परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कॉपर के बारे में देखें, किसके बारे में देखते हैं, कॉपर के, तो जो कॉपर होता है यह HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, डाइल्यूट या तनु जिसे हम लोग कहते हैं, डाइल्यूट या तनु HCl के साथ यह अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, यह अभिक्रिया नहीं करता है। कॉपर जो होता है वह HCl के साथ, तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, चलिए लेकिन अगर हम लोग देखें मेटल यानी कि धातु, दो धातु को देखते हैं। एक धातु देखते हैं हम लोग मैंगनीज और एक देखेंगे मैग्नीशियम। अगर ये दो धातु को देखें और इस दो धातु को अगर हम लोग किसके साथ, HNO3 के साथ ट्रीट करवाते हैं, HNO3 कैसा होना चाहिए, ये आपका तनु होना चाहिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूट कहते हैं। अगर इस प्रकार का हो तो ये क्या बनाएगा, तो याद रखिएगा ये बनाएगा आपका साल्ट, और क्या बनाएगा, H2 गैस निकलेगा। H2 गैस क्या होगा, निकलेगा। तो यहां पे मैग्नीशियम जो होता है वो क्या कर रहा है, या मैग्नीशियम या मैंगनीज जो होता है ये HNO3 के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। चलिए अब हम लोग एक टॉपिक को समझते हैं यहां पे थोड़ा सा, एक्वा रेजिया के बारे में। ठीक है, किसके बारे में समझेंगे, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए एक्वा रेजिया क्या होता है और इसमें क्या शक्ति होती है। ठीक है, ये क्या करता है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि एक्वा रेजिया जो होता है इसका निर्माण जो होता है वह 3:1 के अनुपात में किसी को मिलाने से बनता है, यानी कि 3 अनुपात मान लीजिए A है और 1 अनुपात B है। इस तीनों को अगर मिला दें, दोनों को मिला दें 3:1 में, तो ये हमारा एक्वा रेजिया का निर्माण हो जाता है। अब यहां पे 3 अनुपात में कौन रहेगा, तो 3 अनुपात में जो रहता है जिसको हम लोग कहते हैं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि सांद्र HCl। ठीक है, और कौन रहेगा, सांद्र HNO3, सांद्र HNO3 जिसे हम लोग कहते हैं ये हो जाएगा आपका कंसंट्रेटेड कॉन्क HCl, और इसे हम लोग कहते हैं कॉन्क HNO3, यानी कि ये आपका हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये आपका हो गया नाइट्रिक एसिड। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग 3 अनुपात में लेते हैं और HNO3 को हम लोग लेते हैं 1 अनुपात में, और इसको अगर हम लोग मिला दें तो जो सॉल्यूशन बन के हमारा तैयार होगा इसी को हम लोग कहते हैं एक्वा रेजिया कहते हैं। अच्छा, इसमें इतना शक्ति होता है कि यह क्या करता है, गोल्ड को गला सकता है। क्या कर सकता है, गोल्ड को क्या कर सकता है, गला सकता है, गोल्ड को गला सकता है। ठीक है, कौन, एक्वा रेजिया। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि अगर या तो हम लोग HCl ले लें सिर्फ, और HCl को अगर गोल्ड में डाल लें तो यह क्रिया नहीं होगी। वहीं पे अगर हम लोग सिर्फ सांद्र को ले लें, ये HNO3 को ले लें और HNO3 को अगर हम लोग गोल्ड में डालें तो भी यह अभिक्रिया नहीं होगी। लेकिन अगर हम लोग इस दोनों को 3:1 के अनुपात में ले लें, इस दोनों को अगर हम लोग
3:1 के अनुपात में ले लें तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, एक्वा रेजिया। और ये एक्वा रेजिया अगर हम लोग गोल्ड में डाल दें तो ये गोल्ड को क्या करेगा, गला देगा। क्या करेगा, गला देगा। कौन, एक्वा रेजिया। लेकिन अगर हम लोग सिंगल सिंगल लें, HCl को लें तो गोल्ड को नहीं गला पाएगा, HNO3 को लें तो ये नहीं गला पाएगा। ठीक है, इसमें यह भी होता है कि गोल्ड को भी गला सकता है, यहां तक कि ये प्लेटिनम को भी गला सकता है। किसको, प्लेटिनियम को, प्लेटिनम को भी ये क्या करेगा, गला सकता है। कौन, एक्वा रेजिया। तो एक्वा रेजिया आपको क्या कर सकता है, गोल्ड को भी गला सकता है और प्लेटिनम को भी गला सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्वा रेजिया। चलिए, तो अभी हम लोग देखें, क्या देखें कि धातु जो होता है वह अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे करता है। दूसरा देखें कि एक्वा रेजिया क्या होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो धातु लवण है, जो आपका धातु लवण है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो आपका धातु लवण है, धातु लवण जो है, अगर धातु लवण का जो विलयन है, इसका जो विलयन है, धातु लवण का जो एक टॉपिक है कि धातु लवण का जो विलयन है, विलयन है, धातु लवण का जो विलयन है, अगर इसको हम लोग धातु के साथ अभिक्रिया करवाएं, धातु के साथ अभिक्रिया करवाएं तो क्या होगा, तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए हम लोगों ने क्या माना कि एक धातु है जिसे हम लोग मानेंगे A, और एक आपका धातु लवण है, धातु लवण है जिसे हम लोग मान लिए B। ठीक है, तो ये जो निर्माण करेगा, ये करेगा A का लवण विलयन बनेगा, A का लवण विलयन बनेगा, A का लवण विलयन बनेगा और धातु B बनेगा, धातु B बनेगा। ठीक है, देखिए यहां पे क्या होगा, A का लवण विलयन बन जाएगा और B क्या बन जाएगा, धातु बन जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग उदाहरण के साथ समझते हैं। मतलब क्या करता है कि A जो होता है ये क्या करेगा, ठीक है, तो ये क्या करता है, B वाले को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। मतलब A क्या करेगा, B वाले धातु को हटा देगा, है ना। मतलब A वाला धातु क्या हो जाएगा, अधिक शक्तिशाली किसके अपेक्षा, B के अपेक्षा। और B के अपेक्षा अगर अधिक शक्तिशाली है तो ये क्या करेगा, B को हटाएगा और B की जगह ले लेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए ये कॉपर है, ठीक है, कॉपर एक मेरा धातु है और ये किसके साथ चला गया, देखिए सिल्वर नाइट्रेट, ये आपका धातु लवण है, सिल्वर नाइट्रेट, और ये किस फॉर्म में, आपका एक्वस फॉर्म में। ठीक है, अब इसका क्या होगा कि ये जो सिल्वर है कॉपर के अपेक्षा क्या होता है, कम अभिक्रियाशील होता है। इसलिए आने की कॉपर क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है। कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। ठीक है, तो कॉपर क्या होता है, सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए कॉपर क्या किया, सिल्वर को हटा दिया। और जब सिल्वर को हटाया तो ये क्या बना लिया, कॉपर नाइट्रेट। क्या बना लिया, कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, और निकला क्या, तो ये Ag निकल गया, तो Ag निकल गया। ठीक है, थोड़ा सा यहां देखते हैं क्या हमारा यह अभिक्रिया संतुलित है। तो देखते हैं यह अभिक्रिया हमारा संतुलित नहीं है। तो संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं। यहां पे NO3 कितना है, 2, मतलब नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन 6। यहां पे नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, अगर 2 लगा दें तो ये हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 6। लेकिन यहां पे सिल्वर अब क्या हो गया, 2
और प्रोडक्ट में सिल्वर कितना हो गया 1, इसलिए यहां पे 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्या, ये था आपका कॉपर, कॉपर। ठीक है, और ये आपका था सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, और ये क्या बन गया कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, और ये क्या बन गया सिल्वर, ये क्या बन गया सिल्वर। ठीक है, इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार का जो अभिक्रिया आप देख रहे हैं, इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। क्या देखेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज आने की सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी। तो अगर हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आए, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर, जैसे पोटेशियम, ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। अगर हम लोग देखें ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा पोटेशियम है, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग नीचे की ओर आते जाएं तो ये अभिक्रियाशील क्या होता है, घटते जाएगा, अभिक्रियाशील क्या होगा, घटते जाएगा। और ये जो गोल्ड देखते हैं, ये गोल्ड जो है ये सबसे कम अभिक्रियाशील होता है, सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन हो गया, पोटेशियम, उसके बाद सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, आने की सबसे ज्यादा पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद लेड, उसके बाद लेड के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद मरकरी, और मरकरी के बाद सिल्वर, और सबसे कम किसका होता है, गोल्ड का। सबसे ज्यादा किसका, पोटेशियम का, और सबसे कम किसका, गोल्ड का। ठीक है, सबसे कम किसका, गोल्ड का। तो ये था आपका आज का, हम लोग देखें आज रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम लोगों ने देखा, धातु और अधातु का। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वीक की वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।